महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में अपना बहुमत सिद्ध कर अब सरकार पूरे आराम से चला सकती है। लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में आज बहुमत हासिल किया गया ध्वनिमत से, उस पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होती दिखाई दे रही हैं। विपक्षी पार्टियां तो साथ साथ, लेकिन खुद शिवसेना जो कि 24 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी रही, उसने भी आज भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। हंगामा इतना बरपा कि राज्यपाल को चोट भी लगाई और उसकी वजह से 5 विधायक जो कि रास्ता रोके खड़े थे शिवसेना के, उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी दिखाई दी। सदन से बाहर निकलकर कांग्रेस और शिवसेना के तमाम विधायक प्रदर्शन करते नजर आए, प्रदर्शन और धरने पर बैठते दिखाई दिए। और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज महाराष्ट्र विधानसभा में लगातार भूचाल सा मचा रहा। आइए अब आपको सीधे दिखाते हैं देवेंद्र फडणवीस अपना क्या कह रहे हैं अभी, और इसमें और कौन लोग हैं इसकी भी छानबीन जारी है। आज विधानमंडळाच्या इतिहासामध्ये काँग्रेस पक्षाची वागणूक ही विधानमंडळाच्या इतिहासाला काळिमा फासणारी होती। माननीय राज्यपाल ज्यावेळी या ठिकाणी आले त्यावेळी माननीय राज्यपालांशी धक्काबुक्की करण्याचा अतिशय वाईट प्रकार हा काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी त्या ठिकाणी केला आणि म्हणून काँग्रेस पक्षांच्या सदस्यांना 5 सदस्यांना आज आम्हाला निलंबित करावं लागलं। पहिल्या दिवशी कोणाला निलंबित करावं हे आम्हाला देखील त्या ठिकाणी योग्य वाटत नव्हतं, पण देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मामले को उठा रहे हैं कि किस तरीके से राज्यपाल के साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, जिसकी वजह से विधायकों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो कि अपने आप में बिल्कुल सही ठहराया जा रहा है। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां समेत शिवसेना आज देवेंद्र फडणवीस और उनकी पार्टी के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हर कोई तौर तरीकों पर आज सवाल उठाता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई है और उसके लिए एनसीपी का समर्थन लिया है, इसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार चल रही है। इस पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों बहुत ही प्रखर तरीके से अपनी बात सामने रख रहे हैं। और बात एक बार फिर आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जोड़तोड़ की राजनीति, जिससे वो तौबा करने का बार बार दम भरती है, उसी पर वापस लौटती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली सरकार ने विधानसभा में पहली जीत हासिल कर ली। जब एनसीपी ने साथ दिया तो शिवसेना का विरोध बेकार हो गया, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस और शिवसेना के निशाने पर जरूर आ गई है। आज महाराष्ट्र की जनतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला दिन है। इतिहास में कभी भी विश्वास दर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदान से पारित नहीं हुआ है। ये नियम 23 स्पष्ट कहता है कि इस ऐसे वक्त में आपको सदन में मतदान लेना चाहिए। आपने मांग की थी, तो मांग करने के लिए ये आज विश्वास से ठहराव था ना। हालांकि बीजेपी विश्वास मत हासिल करने के तरीके को संविधान के मुताबिक बता रही है। वो 105 होते हैं मिलाकर, हम 122 पहले से हैं। अब सवाल ये है कि आज महाराष्ट्र की विधानसभा में जब प्रस्ताव पारित हो गया, ध्वनि मत से सरकार जीत गई, उसके बाद हंगामा करना, उसके बाद राज्यपाल का घेराव करना, ये कहीं से मर्यादित व्यवहार नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या त्रिशंकु सदन के दौर में बीजेपी एक बार फिर से तिकड़म की राजनीति की ओर लौट रही है। पिछले 3 दशक में कई राज्यों ने गठबंधन के सियासत के कई रंग देखे। उत्तर प्रदेश में 1996 में मध्यावधि चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 1997 में बीएसपी बीजेपी ने साझा सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के समक्ष दावा पेश किया, लेकिन साल के अंत आते आते कल्याण सिंह ने गठबंधन से अलग होकर कांग्रेस, कुछ बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। झारखंड में गठबंधन की सियासत कुछ अलग अंदाज में दिखी। 2010 में जेएमएम और बीजेपी में गठबंधन के बाद बीजेपी के अर्जुन मुंडा सीएम बने। शर्त के मुताबिक 28 महीने बाद सत्ता का हस्तांतरण भी होना था, लेकिन 28 महीने बाद बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया और अंत में 860 दिनों की गठबंधन सरकार गिर गई। दिल्ली में भी बीजेपी के पास मौका था। अंदर खाने से ये खबरें भी आई कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी के बागी और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन पार्टी ने सिद्धांतों का हवाला देकर
सरकार के बजाय चुनाव का रास्ता चुना। लेकिन जानकारों की माने तो अब महाराष्ट्र में सरकार बनाकर बीजेपी यू टर्न लेती दिख रही है। यहाँ बीजेपी को एनसीपी से बिना शर्त और बिना मांगे समर्थन मिला है। बीजेपी ने एनसीपी को न सरकार में जगह दी, न कोई दूसरा करार हुआ। लेकिन एक सच तो ये भी है कि भले ही बीजेपी ने एनसीपी के साथ सफर तय करना शुरू कर दिया हो, बावजूद इसके उसे हमसफर कहने में गुरेज कर रही है। टीम न्यूज नेशन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार है, और अगर ध्वनि मत की जगह शायद अगर वहां पर वोटिंग होती और वोटिंग में डिवीजन के बाद वोटिंग होता तो वहां पर स्थिति बहुत साफ होती कि आखिरकार एनसीपी के कितने विधायकों ने मौजूदा सरकार को समर्थन दिया। लेकिन शायद इन तमाम चीजों से बचने की कवायद थी। मूल सवाल यही है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जोड़ तोड़ की सियासत को अपनी मुख्य रणनीति बनाती दिखाई दे रही है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उदय प्रताप सिंह जी एनसीपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। जिस अंदाज में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने अल्पमत की सरकार को विश्वास में प्राप्त करने के बाद अपना कामकाज आगे बढ़ाना शुरू किया, क्या यही सही तरीका है, या यूं माना जाए कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके से सरकार बना लेने का दम भर दिया? आज देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, दोनों पूरी तरह सही नहीं है जी। आप ये देख लीजिए, जब शरद पवार जी ने ऑफिशियली व्हिप जारी करके कह दिया कि हम सदन में हिस्सा लेंगे और इस सरकार को हमारा समर्थन है जी, ये ऑफिशियल बयान है उनका, बिल्कुल बयान है। तो ये मान लिया जाए कि 121 और 41 जी, भाई 162 तो होते ही हैं ना। बिल्कुल। तो सरकार, एक सीधी बात है कि सरकार को बहुमत है, समर्थन मैं बता रहा हूं जी। अब रही बात ये कि मुझे ऐसा लगता है अंदर खाने एक समझौता हुआ है एनसीपी और बीजेपी में कि भाई हम दे दें जी, और आप लें भी नहीं और काम चल जाए। बिल्कुल दिल्ली वाली तो स्थिति। ये हुआ कि भाई हम भी अभी, चूंकि अभी जख्म ताजा हैं जी, दोनों एक्सपोज नहीं होना चाहते जी, तो उन्होंने अपना काम कर लिया और ध्वनिमत से ये चीजें हो गई। बिल्कुल। संबित पात्रा जी, क्या आपको नहीं लगता कि आज आप लोगों ने अपने तमाम उसूल दरअसल सरकार बचाने के लिए किनारे रख दिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप देखिए, वॉइस वोट एक कस्टमरी और कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्निक है। पहले भी वॉइस वोट होता रहा है, आगे भी वॉइस वोट होता रहेगा, और ये संविधान के प्रक्रियाओं के अंतर्गत है, असंवैधानिक नहीं है। हाँ, अगर वॉइस वोट जब चल रहा हो, उसके मध्य में कोई एक भी विधायक अगर खड़े होकर इस पे ऑब्जेक्ट करे, तो डिवीजन का डिमांड करे, तो डिवीजन करना अनिवार्य है, स्पीकर को करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जो महाराष्ट्र में हुआ है वो दो चीजें हुई हैं। पहला विषय है कि आप सुबह देखिए, जिस प्रकार सुबह नहीं, हमें आपने जो प्रक्रिया, समित जी आपने जो प्रक्रिया बताई, मैं दोनों के आधार पर बताइए कि बीच में उठकर लोगों ने मैं आ रहा वोटिंग की बात कही है, स्पीकर ने नहीं माना। अजय जी, आप मुझे सिर्फ 50 सेकंड दीजिए, मुझे लगता है आप उसको दोबारा पूछेंगे भी नहीं, मैं बहुत स्पष्ट कर दूंगा। आप देखिए, सुबह से दो चीजें स्पष्ट हो रही थी जी। स्पीकर का चुनाव होना था, कांग्रेस ने और शिवसेना ने दोनों ही अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ किया, ये जानकर कि हाँ संख्या नहीं है, ये हम कर नहीं सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम विड्रॉ कर ले। अर्थात दोनों मानते हैं कि संख्या हमारे पक्ष में था। बिल्कुल। जब वॉइस वोट का विषय चल रहा था, उस समय किसी ने भी खड़े होकर अपोज नहीं किया। जब एलओपी के सिलेक्शन का, अर्थात नेता प्रतिपक्ष के सिलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा था, उस समय अचानक से कांग्रेस और शिवसेना को याद आया कि इस पे अपोज करना था। उस समय उन्होंने अपोजिशन शुरू किया जब वो प्रोसीजर पूरा हो चुका था। देखिए, इसलिए इसमें किसी प्रकार की, संबित जी अगर चाहते तो जोड़ तोड़ की सरकार दिल्ली में भी बन सकती थी। 5 महीने आपने मशक्कत की, छवि बचाने के चक्कर में आपने ऐसा नहीं किया। हम सब जानते हैं, बात अलग है कि आप उसे न माने, लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ है वो जोड़ तोड़ की ही सरकार है। ये कोई जोड़ तोड़ की सरकार नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से। रामकृपाल जी आपसे इस पर कुछ कहना चाहते हैं? रामकृपाल जी, किया है, मैं संबित जी से नहीं कह रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं कि इस पर पहले अगर हम एनसीपी के नेता से सुन लें, बिल्कुल, कि आज की जो कुछ रहा उनका क्या कहना, उससे बातें साफ हो जाएंगी। उदय जी चलिए। उदय जी, क्या आप लोगों ने शरद पवार जी के
आदेश के अनुसार पूर्ण संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया? क्या आपके तमाम विधायक सदन में मौजूद थे? देखिए, आज का जो रवैया रहा, जो चला सुबह से, सभी लोगों ने अध्यक्ष के फॉर्म भरे, फिर सेना ने भी वापस ले लिया और कांग्रेस ने भी वापस ले लिया जी, बीजेपी के अध्यक्ष के सपोर्ट में। बिल्कुल। उसके बाद हाउस में जब निर्णय आया विश्वास मत का, तो क्या कारण थे कि शिवसेना उस समय जो मेन विरोधी पक्ष पार्टी है वह बाहर चली गई? अब वो कारण पे अभ्यास होना चाहिए। दूसरी बात, हमारी पार्टी का जो स्टैंड था शुरू से वह आज तक कायम है जी, और जब भी सरकार अस्थिर स्थिति में होगी, नहीं, हम आपसे आज ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके तमाम विधायक सदन में मौजूद थे और क्या हर किसी ने हाथ उठाकर कहा कि इस सरकार को एनसीपी का पूरा समर्थन हासिल है और इस विश्वास मत में हम विश्वास जाहिर करते हैं? नहीं, ये इतना ही बता दें कि आज जो विश्वास मत था उसके पक्ष में थे कि 65-63 लोग बाहर चले गए जी, तो अपने आप ही उनको विश्वास मत में दिया पूरा, उनकी पूर्ण बहुमत मिल गई बीजेपी को जी। आप पक्ष में थे, एनसीपी की जरूरत ही नहीं पड़ी। उदय जी, आप ये बताइए कि आप उसके पक्ष में थे या नहीं? रामकृपाल जी ने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है। विश्वास प्रस्ताव के समर्थन किया आज एनसीपी ने या नहीं? के पक्ष में पहले दिन से जिस समय चुनाव का रिजल्ट आया, नहीं, हम आज की बात कर रहे हैं, आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं? आज बताइए ना, आज जो विश्वास मत पारित हुआ, आप उसके समर्थन में थे या नहीं है? सारी बात ही खत्म हो जाएगी अगर उदय जी। देखिए, अगर स्थिरता की बात अस्थिरता की बात होती नहीं, तो हम समर्थन में जाते उदय जी, लेकिन वह मौका ही नहीं आया उदय जी, और अपने आप पूर्ण बहुमत में आ गई भाजपा पार्टी। उदय जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं और मुझे लगता है कि संबित जी को फिर इस पर जवाब देना पड़ेगा। आपने विश्वास मत प्रस्ताव पर मंजूरी रखी या नहीं दी? नहीं दी या नहीं, हाँ या ना, ये तो बता दीजिए जनता के सामने। यहाँ तो स्पष्टता रखिए। देखिए, समर्थन नहीं, वह मौका ही नहीं आया सदन में वह मौका ही नहीं आया। चलिए, जब विरोधी पक्ष नेता शिवसेना के 63 आमदार बाहर चले गए, आप बताइए, आप कैसे मिल गया, ये सरकार कैसे विश्वास प्राप्त सरकार है, जरा ये बताइए। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अभी आपके पहले मैं किसी और चैनल में था और समय जी किसी और चैनल की जरूरत नहीं है ना। सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। मैं बहुत स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ। कम से कम 10 सेकंड तो आप देंगे ना उत्तर देने के लिए। हाँ। लेकिन मुद्दे पर आइए ना, हमें इतिहास भूगोल मत बताइए। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि एनसीपी कह रही है कि विश्वास मत का मौका नहीं आया। पूरा सुन लीजिए जी, आप पूरा सुन लीजिए, फिर आप निर्णय करिए कि मैं इतिहास भूगोल बता रहा हूँ या उत्तर दे रहा हूँ जी। तो नवाब मलिक जी से जब यही प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जब सदन में ये प्रस्ताव रखा गया था वॉइस वोट का, तब एनसीपी चुप थी। उन्होंने ना तो हाँ कहा ना कहा। तो हम इसे क्या माने? वॉइस वोट में एब्सटेन माना जाता है, अर्थात वो एब्सटेन करके ना हाँ कही ना कही। एब्सटेन का अर्थ यही होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे में हमने बहुमत सिद्ध किया। अभी आप उदय जी को सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता कि नवाब जी ने क्या कहा और मैं अपने निजी तौर पर कह सकता हूं, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उदय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह मौका ही नहीं आया, इसलिए हाँ या ना की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे में तो आपकी सरकार ने जो विश्वास चुप थे। उदय जी भी तो कह रहे हैं कि वो चुप थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मौका ही नहीं आया। आप उदय जी की बात नहीं, चुप रहे। हाँ उदय जी बताइए प्लीज। हम चुप ही थे, विरोध और समर्थन का बात ही नहीं है, अपने आप बहुमत में आ गई। अब बताइए आप, ये कौन सा बहुमत तो कह रहे हैं कि ना उन्होंने हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा, वो चुप थे, मतलब वो एब्सटेन कर गए। जी आज जरा आप फंस रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज आपकी पार्टी फंस रही है। मैं फंस नहीं रहा हूँ। आज आपकी पार्टी फंस रही है। वॉइस वोटिंग में एब्सटेन किया। कितने लोगों ने वहां पर वॉइस वोटिंग की, जरा ये बताइए। देखिए, मैंने आपको प्रोसीजर बहुत स्पष्ट रूप से प्रोसीजर मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, को भी इस पर आप ये बताइए ना कि आपकी सरकार ने बहुमत कैसे हासिल किया। आज सवाल अगर वॉइस वोटिंग में एब्सटेन किया, कितने लोगों ने वहां पर वॉइस वोटिंग की, जरा ये बताइए। देखिए, मैंने आपको प्रोसीजर बहुत स्पष्ट रूप से प्रोसीजर मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, को भी इस पर आप ये बताइए ना कि आपकी सरकार ने बहुमत कैसे हासिल किया।
आज सवाल अगर खड़े कर रहे हैं, बता तो रहा हूँ, नहीं हुआ अजय जी इनको। मीम साहब मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ 41। देखिए हमारे पास 121 है, हमारे पास 121 नहीं 121 है। उसके बाद जब वहां पर संबित जी, जब यहाँ यही तय नहीं है कि सदन में कितने विधायक थे, तो आपके कितने थे या नहीं थे इसका मायने नहीं रहता है ना। वहां पर जब वोटिंग नहीं तय है कितने विधायक थे, बिल्कुल वहां अटेंडेंस हुआ है, वॉकआउट कर दिया, वॉइस वोटिंग होती है, लोगों ने वॉकआउट कर दिया। अभी एनसीपी के प्रवक्ता आपके सामने हैं, वो कह रहे हैं कि हमें वोटिंग करने का मौका ही नहीं आया, लोग चले गए। नहीं तो कितने लोग थे कितने नहीं थे किसको पता। बहुत स्पष्ट रूप से जब पूरा प्रोसीजर समाप्त हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो रहा था, वॉकआउट और प्रोटेस्ट उस समय शुरू हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज संबित जी तो स्पीकर को दोबारा करना पड़ता। संबित जी कई सालों से हम आप चर्चा में बैठ रहे हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज शायद आपके पास उपयुक्त जवाब नहीं है। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, बने रहिए आप सब हमारे साथ। मीम साहब क्षमा चाहता हूं आपसे, तुरंत वापस आकर आपसे चर्चा शुरू करता हूं। आपने देखा किस तरीके से चर्चा में यह बात तो स्पष्ट होती दिखाई दी कि एनसीपी ने वोटिंग में शायद हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि उदय प्रताप सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं न्यूज नेशन पर कि वोटिंग का मौका ही नहीं आया, इसलिए मौन रहना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से बहुमत सिद्ध कर गई, ये बात अब जरा समझ के परे होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम हमारे प्रवक्ता मौजूद हैं। मीम साहब, क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है? देखिए, ये तो बात की बात है। पहले हम इस विषय पर बात कर लें अजय जी। आपके ही चैनल पर नहीं बल्कि किसी भी चैनल पर अभी तक ना तो एनसीपी ने ये कहा है कि हमने एनसीपी का सपोर्ट लिया है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया एनसीपी ने कहा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि हमने उनका सपोर्ट लिया है। यानी ना देने वाला कह रहा है ना लेने वाला कह रहा है। और पीटा जा रहा है जी कि बहुमत जानते हैं नहीं दिया तो भी वो संख्या पूरी नहीं होती, 135 तक पहुंचती है जी। तो दूसरी अहम बात जी, मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर बता रहा हूं जी। ये कह रहे हैं कि स्पीकर का चुनाव हुआ था वॉइस वोट से हुआ था जी। इनको मैं बताना चाहता हूं स्पीकर का चुनाव आमतौर पर वॉइस वोट से होता है जी, और अपोजिशन लीडर का भी हो जाता है जी। लेकिन अगर चारों पार्टियां मेजॉरिटी में एक भी नहीं है जी, तो ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो वोटिंग करवाना उनकी जिम्मेदारी थी जी। मैं आपको संवैधानिक बात बता रहा हूं। और जिस वक्त उन्होंने वॉइस वोटिंग कराई उस वक्त एक मेंबर ने ये कहा कि डिवीजन हमको चाहिए जी। स्पीकर ने डिवीजन नहीं दिया और ये कहा कि नहीं वॉइस वोट हो गया और काफी है। और उसके बाद अपोजिशन के लीडर के चुनाव। अब आपका सवाल बड़ा अहम है, बीजेपी वाले सवाल कर रहे हैं कि आपने अपोजिशन लीडर का चुनाव क्यों होने दिया। इसलिए कि आपका स्पीकर का चुनाव हो गया था, वो भी चाहते थे कि हमारा स्पीकर का हमारा अपोजिशन लीडर चुन लिया जाए, वो वॉइस वोट से चुन लिया गया जी। लेकिन बीच की जो चीज है वो तो कंट्रोवर्शियल हो गई। मेरा ये मानना है कि ये सरकार न सिर्फ ये कि अल्पमत की सरकार है जी, ये गैर संवैधानिक भी है बिल्कुल, और इसको कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है जी। अब ये गवर्नर साहब को भी समझना चाहिए। दूसरी बात और मैं आपको बताऊं एक अहम जी, ये सवाल ये है कि भारत कर रही तो खुल के कह क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल यही सवाल आज हम भी उठा रहे हैं। तैयार है। बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। संबित जी, कई सवाल आज आपकी सरकार की संवैधानिकता पर भी। नहीं अजय जी, किसी प्रकार का सवाल नहीं है, कोई दुविधा नहीं है जहां तक हमारे सरकार की संविधानिकता की का सवाल है। आप देखिए जी, बहुत स्पष्ट रूप से आपने बहुत स्पष्ट रूप से मैं बार बार बोल रहा हूं, हाँ आपको ये नैतिक अधिकार है कि आप डिवीजन
अच्छा समीर जी इतना बता दीजिए, तो बात पूरी की नहीं है। अच्छा अभी तो पूरी बात ही नहीं की है। समीर जी हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट का वक्त बचा है, बस इतना बता दीजिए स्पष्टता से, आप तो बहुत साफगोई वाली पार्टी के प्रतिनिधि हैं, ये तो ब्रेकिंग एनसीपी का समर्थन आपकी सरकार को है या नहीं? क्या आपने वोटिंग के लिए ये समर्थन लिया या नहीं लिया? ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए विप जारी करके आपने समर्थन लिया कि नहीं लिया? के नेता ने कुछ आपने समर्थन लिया तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो हम नहीं, कोई दे दे तो हम मना थोड़ी करेंगे। यही बात थोड़ी याद रख के कहते हैं कि मत कहिए। समीर जी यही बात आम आदमी पार्टी दिल्ली में कहती थी और आप लोग कहते थे बिल्कुल नहीं। आपको ध्यान होगा शीला दीक्षित के इंटरव्यू में शीला दीक्षित जी ने कहा था ये कंडीशनल सपोर्ट है, अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है। एनसीपी का ये जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल सपोर्ट है। आपने लिया कि नहीं लिया? सरकार 16 समीर जी सरकार आपकी एनसीपी के दम पर चलेगी या नहीं? देखिए आज तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इतना कहना भी नहीं चाहिए। आपने गवर्नर को सरकार एनसीपी के दम पर चलेगी कि नहीं? को मर्डर भी कर दिया, उसके बाद सरकार एनसीपी के दम पर चलेगी कि नहीं? नहीं, सरकार चलेगी विकास के दम पर। महाराष्ट्र में जवाब नहीं देना चाहते, चर्चा को हमें आपको करना पड़ेगा चलते चलते, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कन्वीनियंस की सरकार है? बहुत छोटी टिप्पणी 30 सेकंड सर। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब एनसीपी ने कह दिया है कि हम इस सरकार को नहीं गिरने देंगे, और अभी भी वो कह रहे थे कि जब भी ऐसा कुछ आएगा करेंगे, तो सरकार तो चलेगी। लेकिन मेरा ये कहना था कि अगर आज जो शुरुआत हुई है ना, अगर वो वाकई वोटिंग हो गई होती क्लियर कट, तो एक दूसरा मैसेज जाता। बिल्कुल, ये थोड़ा सा मैसेज जनता के बीच गलत गया है। बिल्कुल, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज शायद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार शायद ये एहसास हो रहा होगा कि बिना मांगे समर्थन लेने का मतलब क्या होता है। बहुत धन्यवाद आप सबों का, बन रही है हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं।